नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब। आपके साथ मैं हूं पूजा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और आज रामदेव पर चर्चा करेंगे। बाबा रामदेव का आज उनका जो बयान सामने आया है, जिस तरीके से खुसुर फुसुर सामने आई है, आखिर क्या इसका मतलब निकाला जा रहा है और बाबा रामदेव को लेकर किस तरीके की राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो रही है, इन तमाम पहलुओं पर हम आज विस्तार से बातचीत करेंगे। तो चलिए आज की जनता मांगे कार्यक्रम का आगाज करते हैं और आपको बता दें कि आज अलवर में एक सभा के दौरान बीजेपी के उम्मीदवार महंत चांदनाथ योग गुरु बाबा रामदेव से मंच पर पैसे की लेन देन करते सामने आए। काले धन के खिलाफ आंदोलन चलाने वाले, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले बाबा रामदेव आज खुद विवादों में हैं। अलवर में बीजेपी उम्मीदवार से चुनाव में इस्तेमाल होने वाले कैश पर बाबा नसीहत देते नजर आए। कांग्रेस बीजेपी और बाबा रामदेव पर हमलावर है तो बीजेपी बैकफुट पर है। तो आपको बता दें कि अलवर में एक सभा के दौरान बीजेपी के उम्मीदवार महंत चांदनाथ योग गुरु बाबा रामदेव से मंच पर पैसे के लेन देन की बात करते कैमरे में कैद हो गए। महंत चांदनाथ को बाबा रामदेव समझाते नजर आए कि पैसे की बात माइक के सामने नहीं करनी है। आंदोलन इस देश में इस बात के लिए नहीं होना चाहिए कि कौन किस भाषा वाला है, कौन किस प्रांत वाला है। आंदोलन इस बात के लिए होना चाहिए कि जो 16 करोड़ रुपए कुछ बेईमानों ने बाहर जमा करा रखा है, वो पैसा देश में आना चाहिए। बाबा रामदेव बीते करीब 3 साल से इसी अंदाज में काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ अलर्ट जगाने का दावा कर रहे हैं। रामलीला मैदान में देशव्यापी अनशन भी कर चुके हैं। केंद्र सरकार पर काले धन को वापस लाने में नाकामयाब होने का आरोप भी लगाते आ रहे हैं और साथ ही साथ कांग्रेस को भ्रष्टाचार के मसले पर भी हमेशा घेरते रहे हैं। लेकिन अब बाबा रामदेव खुद ही सवालों के घेरे में घिरे हुए नजर आ रहे हैं। जी हां, ये मामला अलवर का है, जहां वो बीजेपी प्रत्याशी महंत चांदनाथ का प्रचार करने के लिए पहुंचे थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चांदनाथ और रामदेव की बातचीत कैमरे में कैद हो गई, जिसमें बाबा रामदेव चांदनाथ को चुनाव में खर्च होने वाले काले धन की बात पर नसीहत देते हुए नजर आए। अलवर की प्रेस वार्ता का है। आदरणीय चांदनाथ जी ने ये कहा कि स्वामी जी, आजकल यहाँ पर पैसे बहुत पकड़े जा रहे हैं। तो हमने इतनी सी बात कही, महाराज जी क्यों बिना मतलब की बावड़ी बातें कर रहे हो, किसके पैसे पकड़े जा रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उसको अपने से क्या लेना देना, इसमें आप बिना मतलब क्यों पंगा लेते हो, पता नहीं इसको कौन क्या अर्थ लेगा। अब उसको ये कह करके कि अभी तो ये तो ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है। अरे मुश्किल से 15-20 सेकेंड हम वहां पहले प्रेस वार्ता से पहले बैठे। इस बयान के सामने आते ही सियासी पारा चढ़ गया और बाबा रामदेव को सामने आकर सफाई देनी पड़ी। कांग्रेस ने बाबा रामदेव की शिकायत चुनाव आयोग से की है और इसी बहाने कांग्रेस को बीजेपी और बाबा रामदेव पर हमला बोलने का एक और अच्छा मौका हाथ लग गया। ये वही बाबा रामदेव हैं जो मोदी के नवरत्नों में से एक हैं और जो इस देश से भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करते हैं, और ये वही महंत है जो भारतीय जनता पार्टी के संसद के लिए का चुनाव लड़ रहे हैं और बाबा रामदेव उन्हीं के समर्थन में गए थे। वहीं जेडीयू की बात की जाए तो जेडीयू ने भी बाबा रामदेव की इसी मसले पर कड़ी आलोचना की है। मैंने भगवा कपड़ों में इतना बड़ा ढोंगी व्यक्ति आज तक अपने जीवन में नहीं देखा। नहीं, वो तो काले धन का खुद मालिक है। किसी भगवा कपड़े पहने आदमी के पास मैंने नंबर 2 से एकत्रित की हुई इतनी संपत्ति किसी साधु संत के पास नहीं देखी। साधु संतों के बारे में हमारे धर्मगुरुओं ने उनको सादगी का जीवन जीने, मोह माया से दूर रहने की हिदायत दे रखी है। ये अकेला साधु है जो मोह माया में फंसा हुआ है और अचूक संपत्ति का मालिक है और दिन भर आदर्शवाद पर भाषण देता है। अब बाबा रामदेव को जिस बात का डर था वही बात हो गई और सारी बातचीत कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। बाबा अब बैकफुट पर नजर आ रहे हैं तो वहीं बीजेपी इस पूरे मसले पर खामोश है। अब चुनाव आयोग पर सभी की निगाहें टिकी हुई है कि आखिरकार चुनाव आयोग इस मसले पर क्या फैसला करता है। जी न्यूज रिपोर्ट।
तो बीजेपी नेता के साथ बाबा रामदेव की गई ये खुसुर फुसुर पर अब तमाम राजनीतिक पार्टियां निशाना साध रही और कई तरह के सवाल खड़े कर रही है। आज हम भी यही जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर बाबा रामदेव जो है हमेशा भ्रष्टाचार की बात करते हैं, काले धन की बात करते हैं, आज खुद काले धन को लेकर कटघरे में खड़े क्यों नजर आ रहे हैं। और इस खास चर्चा में आज हमारे साथ मौजूद रहेंगे हमारे सहयोगी अमरीश श्रीवास्तव जी और साथ ही साथ बीजेपी के नेता प्रवीण कपूर और लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस के नेता अशोक सिंह जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अमरीश जी के पास चलेंगे। अमरीश जी, जिस तरीके से पूरा वाकया सामने आया है, एक बार फिर से ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि एक संत, साधु संत जब मोह माया की बात करे, मोह माया से दूर हो वो नहीं रह पाता और राजनेताओं के बीच जब वो फंस जाता है तो जो शंका जाहिर होती है, बाबा रामदेव को लेकर वो पहले कभी खड़ी हुआ करती थी, आज एक बार फिर से उस शंका को बल मिल रहा है। देखिए, कांग्रेस ने जो आरोप लगाए हैं या बाकी दलों ने जो आरोप लगाए हैं, हम फिर से एक बार बाइट सुनेंगे इसकी। और जिस तरह से उन्होंने कहा कि पैसे कौड़ी की बात यहाँ नहीं की, ये सीधे तरह पर ऑडिबल है। निश्चित तौर पर कहीं न कहीं पैसे कौड़ी की बात की जा रही थी। तो अब रामदेव अभी आकर जिस तरीके से सफाई दे रहे हैं कि किसी और का पैसा पकड़ा गया, उसके बारे में वो बात कर रहे थे, ये गले से नीचे नहीं उतर रही है। ये बात निश्चित तौर पर पैसे की बात की गई थी। महेंद्रनाथ चांदनाथ जी जो बोल रहे थे, वो उसका पूरा सीधे तौर पर जो प्रकरण है वो समझ में आती है। कांग्रेस लगातार रामदेव के बारे में सवाल उठाती रही है। कई बार याद कीजिए, दिग्विजय सिंह के नेता हैं, लगातार रामदेव का सोर्स ऑफ इनकम है, जो उनका किस तरह से उन्होंने फंडिंग की है, जमीन हड़पने के लिए, तमाम ऐसे विवाद है। कई सारे विवाद पहले भी मौजूदा देखिए, चुनाव का माहौल है पूजा, चुनाव के माहौल में इस तरह से लगातार आरोप प्रत्यारोप चलता ही रहता है। लेकिन अभी जिस तरीके से एक चीज इसमें कहीं दो राय की बात नहीं इस बात को मानने के लिए कि बीजेपी ने कहीं न कहीं अपना जो चुनाव प्रचार और जिस तरह से उनका पॉलिटिकल सर्ज बढ़ा है उसको मेंटेन करने में कामयाब रही है। कांग्रेस उससे पीछे पिछड़ रही है। तो उसके कांग्रेस के हाथ एक माकूल मौका मिला है। लगे हाथ जेडीयू, जो केसी त्यागी को हम लोगों ने सुना था, केसी त्यागी भी निशाना साधने से कोई चूक न रहे हैं। हालांकि यह बात सही है कि बहुत ज्यादा फर्क अभी, अगर हम मोदी के रेफरेंस में अगर बात करते हैं चुनावी परिवेश में, तो इसका बहुत ज्यादा नुकसान होता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन फिर भी कांग्रेस को एक बड़ा हथियार निकला है। कल जिस तरह से कांग्रेस ने अपना सीडी जारी किया उमा भारती का, उससे भी एक बार फिर से बीजेपी को घेरने की कोशिश की थी। इसको यह राजनीतिक तौर पर इसको यह माना जाना चाहिए कि जो घेरने की कवायद होती है एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी की, उसी तरह से इसको देखा जाना चाहिए। बिल्कुल। प्रवीण जी के पास चलेंगे। प्रवीण जी, बीजेपी से किस तरीके से देख रही है, जिस तरीके से सारी बातें कैमरे के सामने कैद हुई, हालांकि रामदेव यहाँ सफाई जरूर दे रहे हैं, लेकिन ये सफाई लोगों के गले नहीं उतर रही है। देखिए, आप उस रिकॉर्डिंग को एक नहीं 4 बार चला के देखिए, उसमें कहीं भी आपको ये महसूस नहीं होगा कि जो चांद जी जो हमारे प्रत्याशी हैं वो कहीं बाबा से ये कह रहे हैं कि मुझे पैसा दे दीजिए, ना उसमें कहीं बाबा ये कह रहे हैं कि मैं पैसे दे दूंगा या ले लूंगा। अब एक व्यक्ति ने एक बात छोटी सी कही, मैं एक व्यापारी भी हूं, मैं राजनीतिक क्षेत्र में होने के अलावा एक व्यापारी भी हूं। आप ये देखें कि सारे देश में पिछले बहुत समय से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है। दिल्ली में तो उससे पहले अंदाज 2.5-3 महीने से लगा हुआ था। आप यकीन माने, आदर्श बातें करनी बहुत आसान है, मगर दिल्ली के व्यापारियों से पूछिए कि व्यापार किस हद तक तबाह हो रहा है। और मैं आपकी इसमें एक दूसरी बात जोड़ता हूं। प्रवीण जी, एक मिनट मैं अपनी बात पूरी कर लूं, फिर आप अपनी बात कहिएगा। इलेक्शन कमीशन हमें 1 लाख रुपए से लेकर के चाहे तो 75 लाख रुपए तक खर्च करने की इजाजत देता है। देखिए, आप पृष्ठभूमि बता रहे हैं। मेरा ये कहना है कि जो बाबा रामदेव ने कहा उस समय में कि महाराज, हम आपने भी सुना, आप भी उससे एग्री करेंगे कि महाराज इस समय पैसे कौड़ी की बात नहीं की जा सकती है। हाँ, तो बिल्कुल ठीक है, तो वो बात अब आप मेरे को बताइए, ये बताइए समझदार आदमी, कौन सा समझदार आदमी रुपए पैसे की बात माइक पे करेगा। जहां तक मैंने देखा है पूजा, उन्होंने कहा है कि अब कुछ पैसे कौड़ी की बात हो जाए। उन्होंने कहा क्या बात करते हो महाराज, ये कोई समय है या इसको इस समय बात नहीं करनी चाहिए। आप कहाँ का है? आप एक काम कर लीजिए, मैं इस कार्यक्रम में आने से पहले इस बात 2 बार 3 बार उस यूट्यूब पर उस क्लिप को देख के आया हूँ। आप यहाँ स्वयं चला के देख लीजिए, अगर आपकी बात सही हुई
तो मैं यहां से उठ के हार मान के जाने को तैयार हूं। मेरा प्रवीण जी यही कहना है कि आखिर वो कौन इस मंच पर जहां आप देखिए, वो ये कह रहे हैं चांद जी एक भले आदमी है, वो ये कह रहे हैं आजकल यहाँ पर रुपया बहुत चुनावी माहौल है, इसमें तमाम कि जो चांदनाथ जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं उनको टिकट दिलवाने में भी बाबा रामदेव का अहम योगदान हो सकता है रहा होगा, उसमें क्या बात है। आज रामदेव जी जितना समर्थन भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं, हाँ। अगर उनके कहने से पार्टी नेतृत्व ने कहीं इक्का दुक्का किसी कैंडिडेट को टिकट दिया है तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं की है हमने। बिल्कुल, हम अपने प्रोग्रामिंग प्रोड्यूसर से जरूर कहीं यहाँ पर गुजारिश करेंगे कि एक बार फिर से आपको वो पूरा वाकया सुनाए जो कि आज सामने आया है, जिसको लेकर ये विवाद सामने आया है। एक बार फिर से हम चाहेंगे कि पूरी रिकॉर्डिंग आप सभी लोग देखें और प्रवीण जी आप भी देखें कि किस तरीके से इसमें बाबा रामदेव सीधे सीधे नसीहत देते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ तकनीकी खराबी इस वजह से हम अभी नहीं दिखा पा रहे, लेकिन हम इस कार्यक्रम में जरूर दिखाएंगे। हमारे साथ लखनऊ से अशोक सिंह भी जुड़े हुए कांग्रेस नेता, उनके पास चलेंगे। अशोक जी, कांग्रेस इस पूरे मसले को किस तरीके से देख रही है? काले धन का मुद्दा एक बार फिर से सिर उठाए हुए है और जिस तरीके से बाबा रामदेव को कांग्रेस घेरती हुई भी रही है, कांग्रेस अब इसे किस तरीके से देख रही है? क्योंकि बाबा रामदेव साफ साफ यहां पर फंसते हुए नजर आ रहे हैं। पूजा जी, कांग्रेस के लंबे समय से ये मांग हमेशा रही और ये बात हमारी प्रूफ होती है इस ऑडियो से जो अभी बाबा रामदेव जी का आया है कि रामदेव जो दिखते हैं वो है नहीं है, और जिसने भगवा चोला पहनकर देश में दवाओं का नकली व्यापार कर और ये बात इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं, इससे पहले जब उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट रही उसमें भाजपा भी शामिल है। अभी जिस तरीके से रामदेव जी पैरा और कौड़ी की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से रामदेव जी काले धन का बात करते रहे थे, आज वो खुद शामिल हो, तो भारतीय जनता पार्टी तिल मिला के इस बात को लेकर, क्योंकि मोदी के नगों के रूप में रामदेव भी है और रामदेव का असली चेहरा जब देश के सामने आया है तो देश निश्चित संकेत पर, और हम इसको मांग भी करते हैं चुनाव आयोग से कि इस सीडी को मंगवा कर जांच करा ले और इस पर मुकदमा कायम करे। प्रवीण जी आपके पास आना चाहेंगे। अशोक जी, मेरा एक आपसे निवेदन है कि आप मुझे ये बताएं कि आपने बाबा रामदेव पर अभी बहुत सारे आरोप जड़ने का प्रयास किया। पिछले 1.5 साल से उत्तराखंड में आपकी पार्टी की सरकार है, क्या कर दिया आपकी सरकार ने? क्यों नहीं आपकी सरकार ने कोई ऐसा काम किया जिससे साबित हो जाए कि बाबा रामदेव गलत व्यक्ति हैं? क्या कारण है कि आपकी उत्तराखंड की सरकार कुछ भी नहीं ऐसा दिखा पाई कि बाबा रामदेव के आचरण में कोई कमी है? कानून सबके लिए बराबर है, तो कमी है तो आप लाइए ना। अगर आप बाबा रामदेव पे आरोप लगा रहे हैं तो बाबा रामदेव के खिलाफ बाबा रामदेव के पास जांच कर रही है। और देखिए हम जब तमाम बातें भी चर्चा का विषय, लेकिन फिलहाल अशोक जी माफी चाहूंगी आपसे। सबसे पहले एक बार फिर से हम वो वीडियो जरूर अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे जिसको लेकर विवाद खड़ा हुआ है। तो अब हेमा जी को मतलब अरे एक जाट की बहू है तो जाटनी तो होगी ना अपने आप, तो इसमें ये इधर उधर की बकवास करना ये गलत बात है। हम एक बार फिर से कोशिश करेंगे, जो मंच पर जो बातचीत हुई है वो बातचीत दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन प्रवीण जी, यहाँ पर सवाल बाबा रामदेव की भूमिका को लेकर खड़े हुए, ये बताइए कि बाबा रामदेव बीजेपी के साथ आखिर क्यों आए? अरे बीजेपी के वो नेचुरल एलाय हैं, राष्ट्रवादी व्यक्ति हैं, सच बात के साथी है। बीजेपी के साथ बाबा रामदेव ने तो, अगर आपको ध्यान हो, बीजेपी के साथ आने से पहले बाबा रामदेव की जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा ये किसी से छिपी हुई नहीं है। बाबा रामदेव कई सारे ओकेजन पर हमने देखा से लोकपाल के लिए जिस तरह रामलीला मैदान में जिस तरह का जो वाकया हुआ, उस पूरे प्रकरण के दौरान जब वो सरकार से बात करने जा रहे थे उस समय मैं भी मौजूद था। मैंने बहुत सिंसियरली इसको कवर किया है, बहुत सीरियसली कवर किया था। लगातार मंत्रियों से भी बात कर रहे थे, कपिल सिब्बल के पास जाते थे, सुबोध सहाय जो केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे उनके साथ वो गए, उनसे बातचीत करने की कोशिश की। सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया, लेकिन सरकार को झुकते हुए फिर से वो अनशन पर बैठ गए, जो कि इलीगल था। बाद में उस रात जो कुछ भी हुआ और किस तरह से रामदेव जी को यहाँ से महिला वस्त्र में निकलना पड़ा, ये तमाम बातें भी सामने में है। एक तरह से कहा जाए उनका जो क्रेडेंशियल था वह लगभग खत्म होने के कगार पे आ गया था। हाँ, ये बात सही है, इसमें मैं कहीं दो राय की बात नहीं रखता हूं कि काला धन की बात
अपने अब उनका मोटिव जो सीधे सीधे तौर पर मुझे नजर आता है जितने दिन से मैं देख रहा हूं इसमें से कि कहीं न कहीं पॉलिटिकल मुद्दा है। वो किसको सपोर्ट करते हैं, बीजेपी को में कोई किसी व्यक्ति विशेष को सपोर्ट करते हैं या पूरी बीजेपी के समर्थक है, ये उनका निजी मामला है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल यहां पर उभर कर आ रहा है कि कहीं न कहीं उनके ऊपर काला धन की चर्चा करते हैं, जरूर मैंने शुरुआत से करते रहे हैं। काला धन विदेश से वापस भी आना चाहिए, इसकी भी चर्चा करते रहे, लेकिन उनके ऊपर भी इसी तरह का काला धन का आरोप लगता रहा है। इस बारे में उनकी तरफ से अभी तक कोई इस तरह का कोई साफगोई वाला बयान जो है नहीं आया है। उनके खिलाफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ने बहुत सारे केसेस चला रखे हैं जो कि कहते हैं कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। बिल्कुल, कई सारे मसलों पर बाबा रामदेव ने अपनी राय सामने रखी और कालाधन जो सबसे अहम मुद्दा था, जिसको लेकर तमाम गैर कांग्रेसी दलों से जब उनकी मुलाकात हो रही थी। प्रवीण जी, मेरा सवाल आपसे सीधा है, ये है क्या बीजेपी के साथ बाबा रामदेव की ये डील नहीं हुई है कि वो कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बनाएंगे, इसीलिए बीजेपी उनके साथ गई? ये ऐसी डीलों की बातें अक्सर जर्नलिस्ट को ज्यादा पता होती है। मैं तो जानता नहीं, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं और मेरी तो कल्पना से भी ऊपर है ये बात कि पार्टी बाबा रामदेव से कोई डील करेगी। चलिए हम इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे और अशोक जी के पास भी चलेंगे। अमरीश जी हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी बने हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब और आज बात बाबा रामदेव की, जिन्होंने काले धन को लेकर लगातार मुहिम छेड़ी, जिस तरीके से अनशन किया उन्होंने, लेकिन आज उनका एक बयान उन्हें कटघरे में खड़ा कर रहा है। सबसे पहले हम अपने दर्शकों को वो बयान सुनवाना चाहते हैं, उसके बाद हमारे साथ तमाम हमारे जो गेस्ट हैं वो मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले वो बयान आपको सुनाते हैं जो कि आज अलवर में सामने आया है। अलवर की प्रेस वार्ता का है। आदरणीय चांद्रनाथ जी ने ये कहा कि स्वामी जी आजकल यहां पर पैसे बहुत पकड़े जा रहे हैं। तो हमने इतनी सी बात कही, महाराज जी क्यों बिना मतलब की बावड़ी बातें कर रहे हो, किसके पैसे पकड़े जा रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उसको अपने से क्या लेना देना, इसमें आप बिना मतलब क्यों पंगा लेते हो, पता नहीं इसको कौन क्या अर्थ लेगा। अब उसको ये कह करके कि अभी तो ये तो ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है, अरे मुश्किल से 15-20 सेकेंड हम वहां पहले प्रेस वार्ता से पहले बैठे। चलिए, लगता है तकनीकी खराबी की वजह से पूजा वो हमारे पास बाइट अभी उपलब्ध नहीं हो पा रही है। हम लोग बात करेंगे सबसे पहले प्रवीण जी से। प्रवीण जी, क्या वजह है कि लगातार अगर कोई इस तरह की बातें होती है तुरंत जो कांग्रेस है आपको घेरने के लिए तमाम तरह के जो है वो राजनीतिक हथियार आपके ऊपर अस्त्र शस्त्र छोड़ने लगते हैं। आज केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल का बयान आया कि काले धन से तो खुद ही लिपटे हुए हैं ये बाबा रामदेव, क्या कहेंगे? देखिए, कपिल सिब्बल जी का तुरंत रिएक्ट करना यह समझ आता है। कारण यह है कि अगर किसी एक व्यक्ति की राजनीतिक भूमि बाबा रामदेव के कारण सबसे ज्यादा खिसकी है तो वो कपिल सिब्बल है। कैसे? बाबा रामदेव लगातार कपिल सिब्बल जी को टारगेट करते रहे हैं। क्यों? सबसे बड़ा एक सीधी सी बात है, बाबा रामदेव बेईमान के खिलाफ बोलते हैं। कपिल सिब्बल के खिलाफ कोई ऐसा मेजर स्कैम नहीं हुआ है। कपिल सिब्बल के खिलाफ इस देश में कपिल सिब्बल जैसा बेशर्म मंत्री तो दूसरा है ही नहीं, जिसने 2G स्कैम जिसको सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर करके इंक्वायर करा रहा है। कपिल सिब्बल ने खड़े होकर के पार्लियामेंट तक में कह दिया था ये तो जीरो लॉस स्कैम है। बाद में अब इधर उधर बदले जाते हैं। बाबा रामदेव से कैसे आप इसे कनेक्ट? देखिए, बाबा रामदेव से मैं इसलिए कनेक्ट करता हूं कि बाबा रामदेव एक वो व्यक्तित्व हैं जो काले धन के खिलाफ लगातार बोलते रहे हैं। काला धन सारा देश जानता है, सबसे ज्यादा अगर किसी एक परिवार का विदेश में है तो वो गांधी परिवार है, और गांधी परिवार के मुख्य वकील, मुख्य पैरवीकार इस देश में सब जानते हैं कपिल सिब्बल हैं। आज की तारीख में कपिल सिब्बल ने जो कानूनी पक्ष बना रखा है, यही आरोप तो कांग्रेस भी लगा रही है ना कि चुनाव में जो खर्चा हो रहा है वो काले धन कांग्रेस के आरोप। मैं तो चुनौती देता हूं कपिल सिब्बल जी को, जो आज इलेक्शन नहीं, मैं आपसे दूसरी बात कहता हूं। कपिल सिब्बल आज इलेक्शन कमीशन में जाके शिकायत कर रहे हैं। अभी तो अगले अंदाज 25-26 रोज तक इस देश में कांग्रेस की सरकार है, सीबीआई उनके पास है।
वो तेजी से काम करें, जांच करा ले बाबा रामदेव के खिलाफ। हम अशोक जी के पास जाएंगे। अशोक जी, बिल्कुल आप इशारा कर रहे हैं, हम आपके पास आएंगे। अशोक जी, मैं एक सीधा सा सवाल पूछ रहा हूं आपसे प्रवीण जी, अगर आपके पास कोई सबूत है कि गांधी परिवार के पास करोड़ों में, जैसा आप बता रहे हैं, मिलियंस एंड मिलियंस ब्लैक मनी है जो कहीं और रखा हुआ है, तो निश्चित तौर पर आपके पास कुछ न कुछ सबूत होंगे। अगर सबूत है आपके पास, नहीं ये कहने की बात नहीं है, अगर आपके पास कोई सबूत, तो आपके पास इस बात का क्या सबूत है? आपके पास इस बात का क्या सबूत है कि बाबा रामदेव ने बोला जाता है? आपको बाबा रामदेव कह रहा हूँ 10 बार चलाइए, बताइए कि दवाओं का व्यापार कौन करता है? रामदेव करता है कि कांग्रेस करती है? किसका व्यापार होता है? तो बाबा कहना इस देश की संस्कृति को गाली देने के बराबर है। बाबा नहीं, रामदेव है, और रामदेव देश में सबसे ज्यादा काला धन का प्रयोग करता है। बाबा कहना देश में तमाम बाबाओं का अपमान करना है। बाबा कहना रामदेव बाबा नहीं है, रामदेव देश में हिंदुत्व के नाम पर अपने आप को बाबा कहलाते हैं। और इस तरीके के भाषण और मोदी के सलाहकार आज अगर पकड़े गए वो इंसान तो गुजरात में बाबा नाम नहीं लेना चाहिए। बाबा कहना हिंदुत्व का अपराध है। बाबा सिर्फ रामदेव रहना चाहिए। रामदेव व्यापारी है, रामदेव दवा का काम करता है, रामदेव योग के बेचता है, रामदेव बाबा नहीं हो सकता। और जिस तरीके का भाषा आप प्रयोग कर रहे हैं, ये भाषा कांग्रेस की नहीं है, ये कांग्रेस की नहीं, कोई भाषा ही नहीं है। कांग्रेस को तो एक भाषा आती है, भ्रष्टाचार की भाषा, चलिए लेन देन की भाषा। जी, सीधा सा सवाल मेरा, काले धन पर बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में तो बातें कही हैं, लेकिन बड़ा सवाल यही है इस तरीके की भाषा कांग्रेस की नहीं है। बाबा हिसाब से हिंदुत्व है, गाली देने के बराबर। रामदेव बाबा नहीं हो सकता, रामदेव व्यापार नहीं हो सकता। दबाव का व्यापार अगर मुद्दे से बेचने वाला बाबा नहीं हो सकता। अरे आप छोड़ियो ना, कौन क्या बेच रहा है? आपने तो देश ही बेच खाया 10 साल में। माँ बेटे अशोक जी, देखिए हम दोनों लोगों को अब ये बताना पड़ रहा है, हम लोग विषय से भटक रहे हैं। जो हमारा इश्यू है, आज का जो एजेंडा है, उससे हम भटक रहे हैं। हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं, खासकर रामदेव का जो बयान आया था उस बारे में, काले धन के बारे में बात कर रहे हैं। बाकी रामदेव का और सा कौन सा व्यापार है, किनके पास कितना ब्लैक मनी है, ये अलग चीजें बातें हैं। और अमरीश जी, अब एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, हमें एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज हम लगातार बाबा रामदेव की भूमिका को लेकर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि बाबा रामदेव जिस तरीके से काले धन के मुद्दे को लेकर उन्होंने लोगों में जागरूकता फैलाई, लोग आशा भरी नजरों से उनकी तरफ देख रहे थे, लोगों को एक विश्वास था बाबा रामदेव पर। लेकिन आज जिस तरीके का बयान सामने आया है, जिस तरीके से अलवर में एक बीजेपी उम्मीदवार से उनकी बातचीत सामने आई है, वो बातचीत कई तरीके के सवाल खड़े कर रही है, बाबा रामदेव को सवालों के कटघरे में खड़ी कर रही है। हमारे साथ हमारा पैनल मौजूद है। हम इस वक्त सीधे रुख करेंगे प्रवीण कपूर जी का। प्रवीण जी, मेरा सीधा सवाल आपसे ये है, काले धन के मुद्दे को लेकर बाबा रामदेव आपके साथ आए, अच्छी बात है। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में भी काले धन का जिक्र किया, एक अलग टास्क फोर्स बनाने की बात की अपने घोषणा पत्र में। लेकिन इसके पहले जब आप 6 साल तक सत्ता में रहे थे, उस वक्त क्यों नहीं आपको काले धन को वापस लाने की सुधाई, कैसे काला धन आएगा, ये तमाम बातें आपने पहले सोची? अगर आप थोड़ा सा भी सरकारी फाइलों की यात्रा करेंगी तो आपको यह बात अच्छे से मालूम पड़ेगी कि आडवाणी जी ने अपने कार्यकाल में, यशवंत सिन्हा जी ने अपने वित्त मंत्री के कार्यकाल में इस पर कार्य प्रारंभ कर दिया था। अब उसके बाद 10 साल तक इस देश ने जो सरकारें देखी, जिस तरह उन सरकारों ने हमारे द्वारा सौंपी हुई एक अच्छी खासी अर्थव्यवस्था को खराब करके रख दिया 10 सालों में। हम 8.5% का जीडीपी इस देश को देके गए थे, अब जब सत्ता में दोबारा आएंगे तो लगभग 4.5-5% के बीच का हमें मिलने वाला है। यहां से हमें शुरू करना है। उसी तरह हमने जो भी कार्रवाई की थी काले धन के मसले में, उस सब पर माननीय सोनिया गांधी जी, अब आप समझ सकते हैं, अपने निजी कारणों से, कभी वो क्वाटराची के पैसों का हो सकता है, कभी किसी और रांची के पैसों का हो सकता है,
इन सब नहीं, कारणों से प्रवीण जी, सोनिया गांधी जी की 6 साल सरकार का ने वक्त तो कोई कम नहीं कार्रवाई था ना। नहीं करी। 6 साल आप खुद अपना काम कर सकते थे देखिए, ना। इस बार तो 5 साल मांग रहे नरेंद्र मैं मोदी आपकी जी। जानकारी 6 में साल डालूं, हम 6 साल जो सत्ता में आए थे ना, वो हमारा पहला मौका था। उस समय आपके हाथ मैं बड़ी कितने ईमानदारी बांधे से थे? कहता हूं, सीधा मैं सवाल कोई है नेता मेरा, बनने नहीं आया हूं। हम्म। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। मैं अपने नेताओं की कमियां भी जानता हूं। और 6 साल जो हम सत्ता में आए थे, उनमें से 3 साल तो शायद हमारे नेताओं को सरकार कैसे चलानी है ये समझने में लग गए थे उस वक्त। आज जब तक हमने उन कामों को संभाला था, तब तक इस देश की जनता ने ना जाने किस बात पे हमसे खफा होकर के आज वही जनता सोच रही है कि कितना अच्छा था भाजपा का वो 6 वर्ष का शासन, जिसमें महंगाई नाम की चीज को लोग भूल गए थे। इन्फ्लेशन कभी भी डबल डिजिट तो छोड़ 6 से ऊपर नहीं गया था। लेकिन जनता ने आपको 10 साल बाहर रखा, इस बात को भी आप बिल्कुल, याद हम रखें। तो खुद सोचते देखिए, हैं कि ये एक क्यों सीधी हुआ। सी बात है, एक सीधी सी बात है। जिस समय में आपने आपका जो इंडिया शाइनिंग का जो जिस तरीके का जो हश्र हुआ था, बिल्कुल साफ था। बातें बड़ी बड़ी की गई थी, लेकिन हकीकत में उतना काम नहीं हुआ था। अभी देखिए, मेरी ऐसा नहीं है कि हमारी काम नहीं हमारी हुआ था। सहयोगी, हाँ, हमारी ऐसा सहयोगी नहीं है पूजा कि ने भी काम कहा, नहीं हुआ था, मगर आपने निश्चित 6 साल तौर में पे हम आपने उसको अच्छे से कन्वे नहीं कर देखिए, पाए। आपने 6 साल में जो आपको काम करना चाहिए था ब्लैक मनी के बारे में, ब्लैक मनी का मामला कोई काले धन का मामला कोई नया मामला नहीं, हम लोग सब कुछ जानते हैं। लेकिन आपकी सरकार की तरफ से जो काम किया जाना चाहिए था वो नहीं हुआ। इस बात पे आप निश्चित तौर पर इस पर एक राय रखेंगे। बिल्कुल, जितना होना चाहिए था हम उस वक्त उतना नहीं कर पाए, शायद उसका भी हमें परिणाम भोगना पड़ा। लेकिन ये एक पॉलिटिकल इशू बनता जा रहा है कहीं न कहीं। पॉलिटिकल इशू इसलिए बनता जा रहा है कि कांग्रेस ने 10 साल में इस मसले पर एक सूत भी आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। जहां तक अडवाणी जी ने इस यात्रा को पहुंचाया था, लड़ाई को पहुंचाया था, बस हम वहीं अटके हैं। अशोक जी, आपका जवाब। पूजा मेर जी से पूछ लूं, प्याज किसके जमाने, महंगाई की बात करें तो प्याज। देखिए अशोक जी, काले धन पे बात हो रही है। अशोक जी, मैं क्षमा चाहूंगा, काले धन पे बात हो रही है। विषय प्रोस्पेक्ट के बारे में नहीं कीजिए। काले धन पे आपकी सरकार ने क्या किया ये बताइए। महंगाई की बात नहीं, बात महंगाई की हो रही थी, ये नेहरू परिवार की बात कर रहे हैं, सोनिया जी की बात कर आपसे रहे हैं। अपील है, हम काले धन पर अपने आप सीधा सवाल अशोक जी, सीधा सवाल मेरा। इन्हें 6 साल का मौका मिला, आपको 10 साल का मौका मिला। काले धन पर आपकी पार्टी ने क्या किया? ये बता दें कि रामदेव व्यापारी है या नहीं है? अशोक जी, रामदेव क्या करते हैं उससे मेरा कुछ लेना देना नहीं है, मगर अगर रामदेव में कोई कमी होती, अशोक जी, रामदेव में अगर कोई कमी होती तो आपकी सोनिया माता की सरकार अब तक उसे फांसी पर लटका चुकी होती। आप 1.5 साल से उत्तराखंड में बैठे हैं, जहां बाबा रामदेव का सारा काम काज है। आप अगर आपकी सरकार चाहती तो बाबा रामदेव फांसी पे लटक चुके होते। रवीन जी, आप उन्हें जवाब देने दीजिए। काले धन पर सवाल जो आप ये मानते हैं नहीं मानते, आपने जो आरोप लगाए थे उसी का जवाब दे रही हूं मैं। जवाब पहले दीजिए अशोक जी। अरे तो कौन मना कर रहा है? बाबा नहीं बनती है तो उसको बाबा ना कहा जाए। बाबा को सम्मान होता है। देखिए, ये सीधा सम्मान होता है। सीधा ये विषय जो हो गया है, ये विषय भटकाने की बात नहीं जा रही है। इससे कहीं न कहीं फायदा प्रवीण जी की पार्टी को भी मिल रहा है और अशोक जी भी इस बारे में साफ तौर पर। अरे मेरा सीधा सा सवाल है अशोक जी आपसे, काले धन पर हम लोग चर्चा करें। रामदेव का जो व्यवसाय है या फिर तमाम चीजें जो बातें अभी यहाँ कही जा रही है, ये हमारा फोकस नहीं है। हमारा फोकस सिर्फ काले धन के बारे में है, ब्लैक मनी के बारे में है। इन्हें कहा कि 6 साल में, प्रवीण जी का कहना है कि उनकी सरकार जब आई थी 6 साल में कई सारे काम है। आपके पास तो 10 साल का काम था। बिल्कुल, आपने क्यों नहीं जो एप्रोप्रिएट एक्शन है वो लिया? देखिए, हमने कांग्रेस पार्टी ने हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी। काले धन के बारे में मैं बात कर रहा हूं, भ्रष्टाचार के लिए नहीं। काले धन के बारे में बताइए। एक कार्ड डालकर सारी जानकारी मांग सकता है। भारतीय जनता पार्टी के पास 6 साल में
और मैं उसी की बात कर रहा हूं। मैं काले बात भ्रष्टाचार की होती है, इसने भ्रष्टाचार पर कितने काम किए हैं ये खुद ही जानते हैं प्रवीण जी। बताना आरटीआई का अधिकार किसने दिया भ्रष्टाचार? अरे आप आरटीआई का तो कोई जरूरत ही नहीं है। स्विट्जरलैंड के बैंकों ने लिस्ट भेजी हुई है। श्रीमान अशोक जी, इस देश को मालूम है कि कोटराची को बरी किसने करवाया? काले भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। और आप तो चलिए प्रवीण जी, अशोक जी जवाब देना शायद नहीं चाहते, गुमराह करने एक बार का प्रयास कर रहा आपके है। पास कांग्रेस कभी नहीं करती है। अरे अशोक जी, कोटराजी और सोनिया गांधी का रिश्ता तो बता देश को सच्चाई बताइए। देश को काले विद्रुप्पा कौन था? अरे बाबा रामदेव कौन था पहले वो तो बताइए। कहां से पैसा आया बाबा रामदेव के पास? बाबा रामदेव के पास पैसा कल प्रवीण परसों जी, नहीं भाई आया। रामदेव जी, की आप दोनों के संपत्ति पास कहां से आ लौटेंगे, गई अपने सहयोगी ये अमरेश बताइए जी के ना। पास चलेंगे। अमरेश और जी, भारतीय जनता पार्टी काले मोदी धन के का जो सलाहकार मुद्दा के रूप है, में उस मुद्दे पर लगातार सियासत बहुत बार होती है और जब जब इलेक्शन आता है तब ये मुद्दा जो है वो जोर शोर से उठता है। क्या आपको लगता नहीं है काले धन जैसे इशू पर, जिस तरीके से बाबा रामदेव ने कहा कि काले धन को हम वापस लाएंगे, हाँ। नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम काले धन को वापस लाएंगे, काले धन क्या कहीं कचड़े में पड़ी हुई चीज है जिसे हम वापस लाएंगे? आप कैसे वापस लाएंगे, इस बारे में कोई भी ठोस रणनीति, ठोस बात कोई नहीं करता। देखिए, सिर्फ इस मुद्दे को बहकाने की, भुलाने की कोशिश की जाती है। बल्कि मैं इसमें एक लाइन और जोड़ना चाहूंगा। पूरे इस मुद्दे पर दोनों जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं इसको पॉलिटिकली इनकैश कर रही हैं। एक सपने दिखा रहा है और एक पॉलिटिकल पार्टी जो नहीं कर पाई वो बता रही है कि हमने क्यों नहीं कर पाया। हमारे पास बिल्कुल अच्छी तरह याद है जब प्रणब मुखर्जी जो अभी राष्ट्रपति है, महामहिम राष्ट्रपति हैं, उन्होंने उनकी समय से एक बार इनिशिएटिव लिया गया था। वो भी उसमें निश्चित तौर पर बीजेपी ने दबाव डाला था। संसद में कई बार ये प्रश्न उठा था। उसके बाद व्हाइट पेपर लाने की बात हुई, श्वेत पत्र जारी भी किया गया। लेकिन जो सीधे तौर पर जो इन्फॉर्मेशन सामने उभर कर आ रहा था उसमें यही कहा गया था कि जो स्विट्जरलैंड की जो बैंक्स हैं वो बैंक इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करना चाहते, जबकि सच्चाई इस तरह की नहीं थी। वो इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए एक स्टिपुलेटेड टाइम दिया था। हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने उस पर सही समय पर उस पर जो एक्शन लेना चाहिए था वो एक्शन नहीं लिया। प्रवीण जी कुछ कहना चाहते हैं? और यहाँ मैं इसमें आपकी बात में एक बात जोड़ना चाहता हूँ कि वित्त मंत्री रहते हुए महामहिम राष्ट्रपति डॉक्टर प्रणब मुखर्जी ने उस पर कार्यवाही भी शुरू की थी, मगर घबराई हुई सोनिया गांधी ने पहला काम ये किया कि उन्हें वित्त मंत्रालय से निकाल राष्ट्रपति भवन में पहुंचा दिया। देखिए, चलिए ब्रेक के बाद अशोक जी के पास चलेंगे और इस पर जवाब लेंगे। ब्रेक का वक्त हो गया यहाँ पर, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं, चर्चा जारी। तो जनता मांगे जवाब में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं बाबा रामदेव पर, क्योंकि जिस तरीके से बाबा रामदेव का एक बयान सामने आया है वो बयान फिलहाल विवादित होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि अलवर में एक सभा के दौरान बीजेपी के उम्मीदवार महंत चांदनाथ योग गुरु बाबा रामदेव से मंच पर पैसे की लेन देन की बात करते कैमरे के सामने नजर आए, जिन्हें बाबा रामदेव ने ये कहते हुए नसीहत दी कि इस तरह की बातें कैमरे के सामने नहीं की जानी चाहिए। सीधे हम चलेंगे अशोक जी के पास, जो कि हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं कांग्रेस नेता। अशोक जी, बाबा रामदेव को लेकर कांग्रेस हमेशा से ये कहती रही है कि बाबा रामदेव योग के बहाने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को साधना चाहते हैं, पूरा करना चाहते हैं। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि इस पूरे मसले को लेकर कांग्रेस क्यों नाकाम रही बाबा रामदेव को घेरने में? नहीं, बाबा रामदेव यादव जी के बारे में मैं ये दो बातें कहूंगा कि इस व्यक्ति के दो चेहरे हैं। ये व्यक्ति दो तरह की बातें देश में करता रहता है। देश में हमेशा रामदेव यादव जी का कहना है कि विदेशी सामान मत खरीदो, और लोग तो देश में इलाज कराना भी पसंद नहीं करते। अशोक जी, आपकी राष्ट्रमाता जी तो देश में इलाज भी कराना पसंद नहीं करती। रामदेव यादव बता दीजिए, देशी बीमारी है, विदेशी बीमारी है, कारोबार फैलाया बात पूरी कर लीजिए। आप सम्मान आप बाबा रामदेव के आगे यादव वगैरह क्यों लगा रहे हैं? आपकी क्या महत्वाकांक्षा है ये सब करने की? नाम नहीं लिखता हो, जो आप शर्म से बेचता हो, शर्म कीजिए, पैसा ज्यादा दे उसको आगे बिठाता है। बाबा नहीं है, बाबा के रूप में उसको गेरुआ वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। अरे तो इटली वाली माता को दिल्ली में इलाज करवा दो, रामदेव को पहनना चाहिए। और काले धन पर इस्तेमाल करता है, काले धन पर 2 रुपये और केंद्र सरकार ने काले धन पर तमाम काम किया है। ज्यादा अच्छा है। अमरीश जी, आपके पास आना चाहेंगे।
बीजेपी का क्या स्टैंड होना चाहिए था अभी? देखिए, बीजेपी को सपोर्ट किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, कोई इस तरह की जो एलाइड या लाइक माइंडेड कोई ग्रुप है, कोई संगठन है, वो सिद्धांतों के आधार पर या फिर अगर लगता है किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई इस तरह का जो थियरी है, जिसको उसकी जो प्रिंसिपल है पसंद अगर है तो वो सहयोग कर सकता है। लेकिन हमने ये निश्चित तौर पर देखा है कि बाबा रामदेव जिस तरह से बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं और बाद में जाकर जिस तरह से मोदी के लिए खुलकर उन्होंने वकालत की है, उनका पूरा कैडर जो है वो भी चुनाव में लगा हुआ है यहाँ पे, तो ठीक इसमें कहीं कोई गुरेज नहीं है। लेकिन सवाल उठता है कि जो हाई स्टैंडर्ड की बात करते हैं, काले धन की बात करते हैं, तो काले धन को लेकर उनके ऊपर भी कई जो इरेगुलरिटीज है वहां पर उनके खिलाफ भी सामने बिल्कुल। इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ने कई सारे प्रवीण जी से भी एक रिएक्शन ले लेते हैं। प्रवीण जी, अब ये मसला सामने आने के बाद भी क्या योग गुरु बाबा रामदेव राजनीतिक खेवनहार होने के साथ साथ बीजेपी के भी खेवनहार बनेंगे? देखिए, बाबा रामदेव बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं, ये एक अच्छी बात है, मगर दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी किसी भी रूप में बाबा रामदेव को अपना एक सदस्य नहीं मानती है कभी भी। वो हमारे एक अच्छे सहयोगी हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त की कमी है। अशोक जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, लखनऊ से आप हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। तो अब अमरीश जी, जनता के सामने सबसे बड़ा आप क्या बताना चाहेंगे? आज का जो ये पूरा कार्यक्रम रहा, जिस तरीके से बाबा रामदेव पर हमने चर्चा की, क्या लगता है जनता के दिमाग में इस वक्त क्या जा रहा है? देखिए, ये तो कहीं न कहीं जिस तरह से पैसे का चुनाव के दौरान बिल्कुल साफ तौर पर देखा जाता है, आरोप प्रत्यारोप तक तो बात सही समझ में आती है, लगातार चर्चा होती है। एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी को कई सारे इस तरह के जो वेपन है, राजनीतिक हथियार है, उससे घेरने की कोशिश करती है। लेकिन जो लबोलबाब यही सामने उभर कर आता है, बातचीत पैसे को लेकर हो रही थी, जिसको लेकर थोड़ा सा एम्बैरेस नजर आए थे। और काले धन पर जो रामदेव का स्टैंड है या फिर बीजेपी को जो सपोर्ट कर रहे हैं, उसमें उनके कथनी और करनी में निश्चित तौर पर फर्क नजर आ रहा है। ये बात दिगर है कि कांग्रेस इस पूरे मामले को अपने पक्ष में भुनाने में उस तरह से कामयाब नहीं होती दिख पा रही है जिस तरीके से उसको होना चाहिए था। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं अब देश की जनता को भी अब ये समझ में आ रहा होगा कि बाबा रामदेव सिर्फ एक योगी हैं या फिर उनकी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है जिसे वो पूरा करना चाहते हैं। बहरहाल, आज के हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, जिया न्यूज पर खबरों का सफर बना रहेगा।